chapter number 12 of CRPC 1973, Act number 2 of 1974. Information, this chapter relates to information to the police and their powers to investigation. यानी कि पहली बात, पुलिस को इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कौन सी मिलेगी, क्या किया जाएगा उसका, और फाइनली उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि जब इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होगी या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन का कैटेगरी डिसाइड किया जाएगा, क्या वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उसे एक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 155। और इसी के साथ में पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स का वेट करना होगा, लेकिन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके इन्वेस्टिगेशन की पावर सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करता है। अब सेक्शन 156 में पावर तो मिल गई इन्वेस्टिगेशन करने की, तो उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा वो स्पेसिफाइड है सेक्शन 157 में, दैट इज द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उस इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा, पुलिस ऑफिसर विल सबमिट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158। तो सेक्शन 158 कहता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, इट विल बी सबमिटेड, द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 157 विल बी सबमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 158। मैजिस्ट्रेट के पास जैसे ही रिपोर्ट आती है, मैजिस्ट्रेट उसका क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 159 की पावर्स को यूज करते हुए उस रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे, और अगर उन्हें ज़रूरत लगता है तो उसके री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे। जब पुलिस ऑफिसर को री इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर मिले हैं तो अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन 160 में विटनेसेस को की अटेंडेंस को रिक्वायर करेगा, यानी कि विटनेसेस को आने के लिए नोटिस सेंड कर सकते हैं। जैसे ही विटनेस आ जाएंगे तो 161 में पुलिस ऑफिसर विल एग्जामिन द विटनेसेस। जब एग्जामिन करेंगे तो उन विटनेसेस के स्टेटमेंट्स आएंगे, उन विटनेसेस के कन्फेशंस होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट्स और कन्फेशन जो आए हैं इनके ऊपर सिग्नेचर जरूरी है, तो सेक्शन 162 कहता है विटनेस अपने स्टेटमेंट्स पे सिग्नेचर करने के लिए बाउंड नहीं है, और इन स्टेटमेंट्स को एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन। फिर से बता देता हूँ, सेक्शन 154 में जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उस एफआईआर पे इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर कंपलसरी हैं, लेकिन सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर विटनेस के सिग्नेचर वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 162 में एक प्रिविलेज दे दिया कि साइन करना जरूरी नहीं है, और सेक्शन 163 में इसी के साथ में कह दिया किसी भी तरह का थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस वो नहीं होना चाहिए। जब सेक्शन 161 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं किसके, विटनेसेस के, तो किसी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी को आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 के साथ में, क्योंकि सेम वही तीन वर्ड्स इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, तीनों वर्ड्स सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी में है, वही तीनों वर्ड्स सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। देखिए एक बार, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड और मेड। देखिए ऑफर और मेड एंड कॉज टू बी ऑफर्ड एंड मेड में क्या डिफरेंस होता है। ऑफर और मेड का मीनिंग तो है, यानी कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो वो हुआ ऑफर और द मेकिंग बाय मी। अगर मैं किसी और से करवा रहा हूँ तो हो जाएगा कॉज टू बी ऑफर्ड। ठीक है, तो ना तो मैं किसी तरह का कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस ऑफर करूं और ना ही किसी और के थ्रू ऐसा करवाऊं। ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर बाउंडेशन है। एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तीनों वर्ड आ गए, एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मैंने कहा ना
कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस सेक्शन में क्लियरली स्पेसिफाइड है, दैट इज सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से डील करता है, और सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी भी इसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस से डील करता है और कहता है किसी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस ऑफर नहीं किया जाना चाहिए। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सेक्शन 164, जहां पे स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस फिर से रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इस बार ये स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? द मैजिस्ट्रेट, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड अदर एरियाज में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो इन कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे सेक्शन 164 में। और सेक्शन 164 में जब ये कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे तो इसके साथ में बात आती है सेक्शन 164, क्या बात, ये रहा सेक्शन 164A, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, जिसके लिए हमने बात की थी कि अगर विक्टिम अपनी कंसेंट नहीं देता है तो इस मेडिकल एग्जामिनेशन से उन्हें एग्जम्प्ट रखा जा सकता है। सेक्शन 164 तक हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 164A से जो डिटेल हमें पढ़ना है सेक्शन के ईच एंड एवरी सबसेक्शन एंड क्लॉजेज एंड प्रोविजंस और सब चीज़ों को देखते हुए उसे हम कंटिन्यू करते हैं अब। तो सेक्शन 164A जो 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कहता है, डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। अच्छा, ये चीज़ें भी ध्यान रखना होता है क्योंकि जितने भी सेक्शंस हम सारे पढ़ रहे हैं कहीं पे आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, कहीं आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, तो ये ध्यान हमें रखना है कि किसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। सेक्शन 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम की बात हो रही है, वो विक्टिम भी सिर्फ रेप विक्टिम की बात हो रही है। चलिए पढ़ते हैं एक बार कि क्या लिखा हुआ है। वेयर ड्यूरिंग द स्टेज when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो कि रेप के ऑफेंस से रिलेटेड है, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by the medical expert। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया ना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पर्सन का क्या मतलब है। यहाँ पे पर्सन का मीनिंग है बॉडी। ये जो वर्ड यहाँ पे आया है पर्सन, पर्सन ऑफ द वुमन का मीनिंग है बॉडी ऑफ द वुमन। वर्ड पर्सन स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर अ ह्यूमन बीइंग बट फॉर द बॉडी, ठीक है। तो ऐसे किसी विक्टिम के बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकेगा। फर्दर सच examination shall be conducted by a registered medical practitioner। registered medical practitioner लिखा है, employed in a hospital run by the government और a local authority। यानी कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहा है उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो भी एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, अब सपोज करें कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on behalf of and such woman behalf। तो अभिषेक से मैं एक बार कहूँगा कि इस पॉइंट को पूरे ध्यान से दोबारा से पढ़ें कि क्या लिखा है यहाँ पे। वुमन और यहाँ से ऑफ अ पर्सन कम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ ना। अभिषेक, आपको ध्यान होगा कि आपने पूछा था कि सर अगर वो जो विक्टिम है वो कंसेंट देने की, फ्री कंसेंट देने की कंडीशन में नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाएगा। तो उसके लिए साफ साफ लिखा है, पहली बात तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ये वुमन के कंसेंट से होना चाहिए,
और सपोज अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो कॉम्पिटेंट पर्सन, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन कोई भी हो सकता है, उसके गार्जियन हो सकते हैं, उसके केयर टेकर हो सकते हैं, जो भी उसके नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड है। एंड सच वुमन, फर्दर आगे देखते हैं क्या लिखा है। सच वुमन shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of an offense। जैसे ही उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के मिलने के विद इन 24 आवर्स उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में भेजकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना चाहिए। किसका? विक्टिम का। आगे देखें। The registered medical practitioner to whom such woman is sent shall without delay examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, उस रिपोर्ट में वो कौन कौन से पॉइंट्स को टच करेंगे। सबसे पहला, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन सॉरी एंड द पर्सन बाय whom she was brought। तो सबसे पहले तो जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है उसका नेम एंड एड्रेस, और जिसके साथ में वो आई है, हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर के साथ आई हो सकता है वो किसी अपने रिलेटिव के साथ आई हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ आई हो। ठीक है, तो जिसके साथ वो आई है उस पर्सन का भी आइडेंटिटी मेंशन किया जाएगा। आफ्टर दैट द एज ऑफ द वुमन, बिल्कुल इनिशियल थिंग है। आफ्टर दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। तो अब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या है कि जैसे स्वेट का या हेयर्स का या स्किन का या नेल्स का या कोई भी जो उसकी बॉडी से मटेरियल लिया गया है डीएनए प्रोफाइलिंग के पर्पस से, वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उस मेडिकल रिपोर्ट में कि हमने कौन सा क्या क्या मटेरियल बॉडी से लिया है। ठीक है, हेयर्स, स्किन एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें हो जाती है उसमें। मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द वुमन। अब रेप विक्टिम तो वो ऑलरेडी है, अगर उसकी बॉडी पे किसी तरीके को इंजरी मार्क्स हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन उस रिपोर्ट में आना चाहिए। देन जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन। अब यहाँ पे मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन में दोनों ही बातें आ जाती हैं कि जो जनरल मेंटल कंडीशन उसकी है वो क्या रही है, क्या वो पहले से कोई इंसेंट मेंटलिटी में थी, किसी तरह की अनसाउंडनेस में थी, और अभी करंटली उसकी किस कंडीशन में वो है, वो दोनों चीज़ उसमें आ जाती है। तो जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन, क्या वो घबराई हुई है, क्या वो अपनी होशो हवास में है या नहीं है, इस तरह की बात। ठीक है। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, तो और कोई अगर रीजनेबल डिटेल ज़रूरत लगती है तो वो भी रिपोर्ट में लिखा जाए। तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164A बताता है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स that should be presented under the report of medical examination। Subsection 3 बताता है the report shall state precisely, संक्षिप्त में उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा the reasons for each conclusion arrived at, यानी कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जिस जिस अपने निर्णय पे पहुंचता है उसे जो जो ये लगता है कि हाँ ये चोट लगी है तो ये चोट किसी धारदार हथियार से लगी हो सकती है, ये इसको ये डरी हुई है तो इसके साथ में कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती जाती हुई होगी इसलिए ऐसी डरी हुई है, यानी जो भी उसने अपनी रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन लिखा है उस कंक्लूजन का उसको ग्राउंड मेंशन करना होगा। चलिए, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, 1 मिनट का समय देता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको जल्दी से अपने चैट बॉक्स में सिर्फ ये लिखना है कि यस और नो। ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164A, जो सेक्शन 164A में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, वो जो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, क्या उस रिपोर्ट को और इस मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम इंडियन एविडेंस एक्ट के ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में काउंट करेंगे या नहीं? यस और नो। आई रिपीट, यहाँ पे जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमने बात की है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर और उसकी ये जो रिपोर्ट है इसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में जो ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं,
क्या उसमें हम इसे काउंट करेंगे या नहीं। 4 पर्सन यहाँ पे इस समय क्लास में, 3 के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप चारों, चलिए चारों ने सेम आंसर दिया है, दैट इज यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन। और आप चारों का आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसी के साथ में मैं एक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सब सेक्शन नंबर 3 में जो बात लिखी है, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। जल्दी से आप सेक्शन नंबर मेंशन करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड से डील करता है। जिसको ध्यान हो वो लिख सकते हैं, इसके लिए मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि आपको सबको ध्यान होगा। तो अगर किसी को ध्यान है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो डील करता है रिगार्डिंग द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट से। चलिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 नहीं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों में से कौन सा आपको लग रहा है जो डील कर रहा है रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 एंड सेक्शन 50 दोनों में से कौन सा होना चाहिए। अभिषेक ने लिखा है सेक्शन 50 और बाकी लोग नहीं, कोई आइडिया है। चलिए कोई बात नहीं, अभिषेक आपका आंसर 100% करेक्ट है। सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको नहीं सॉरी, सेक्शन 51 आएगा। मैंने खुद ने ऑप्शन आपको गलत बोलने में आ गया था। सेक्शन 51 आएगा। और सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा हुआ वो मैं आपको सुना देता हूँ, उसके हेडिंग से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का हेडिंग है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। यानी जो एक्सपर्ट था उसकी जो ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन के क्या ग्राउंड्स होंगे। और वही बात यहाँ पे लिखी है कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचा, उस कंक्लूजन के रीजंस क्या होंगे या फिर उस कंक्लूजन के ग्राउंड्स क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 164A सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, अपने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन से डील कर रहा है। सेक्शन 50 गलत बोलने में आ गया था, उसको आप एलिमिनेट करें अपने माइंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 164A जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन से डील कर रहा है, उसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है। सब सेक्शन 4 ऑफ दिस section applies about the report shall specifically record that the consent of the woman or the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा इस बात को कि इसने हमें कंसेंट दी है, उसके बाद ही हमने ऐसा एग्जामिनेशन किया, क्योंकि वो तो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है दैट दिस मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द वुमन, या फिर उसका जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो। अगर वो कंसेंट नहीं दे रही है तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे 164A में, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 4 कह रहा है कि रिपोर्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड फ्री विद द फ्री विल। सबसेक्शन 5 बताता है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। कितने बजे ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और कितने बजे एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि 15 मिनट का समय लगा, आधा घंटे का समय लगा, 1 घंटे का समय लगा, कितनी देर, कितने मिनट, कितने घंटे का समय इस मेडिकल एग्जामिनेशन में लगा, वो भी रिपोर्ट में मेंशन किया जाना चाहिए। सबसेक्शन 6 कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब मेडिकल एग्जामिनेशन तो हो गया, रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर ली, रिपोर्ट के इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं सबसेक्शन 2 में, रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर ली। अब इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, फोटो फ्रेम करके जो डॉक्टर साहब हैं वो अपने घर तो लेके नहीं जाएंगे, क्या करेंगे वो विदाउट एनी डिले एज सुन एज पॉसिबल इस रिपोर्ट को, इस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को भिजवा देंगे। हु शैल फॉरवर्ड, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे, हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section।
तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को सेक्शन 173 की रिपोर्ट के साथ में अटैच करके और मजिस्ट्रेट के पास में सबमिट कर देंगे। सेक्शन 173 में सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के मिलने होते हैं वो सारे सबमिट किए जाते हैं बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट। तो उसी के साथ में ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर विल सेंड दिस रिपोर्ट, फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल सबमिट और फॉरवर्ड दिस मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट रेफर टू इन सेक्शन 173। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है that the medical practitioner will forward the investigation report or examination report, not investigation, the medical practitioner shall forward the medical examination report to the investigation officer under which section of CRPC। तो बताएं आप क्या आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप सभी का वेट करूंगा आंसर का। क्वेश्चन है that is the medical practitioner shall forward medical examination report to the investigation officer under which section of CRPC? The answer should be, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, ये क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन। सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंगली मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये मेरा क्वेश्चन है। कौन किसे फॉरवर्ड कर रहा है? मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉरवर्ड कर रहा है रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। कौन से सेक्शन में, ये स्पेसिफाइड है। अभिषेक ने लिखा है सेक्शन 173 और रिचा ने लिखा है सेक्शन 164A सब क्लॉज 6 और दैट इज सबसेक्शन 6, और मोहिनी ने लिखा है सेक्शन 164(6). इन तीन में से एक आंसर करेक्ट है रिचा का, दैट इज सेक्शन 164A क्लॉज 6। क्योंकि सेक्शन 173 की अगर हम बात करें, जी मोहिनी अभी आपका आंसर करेक्ट आया है, आप थोड़ा सा मिस कर गए थे, क्योंकि सेक्शन 164 में क्या था, 164 में था कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट, रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन 164A जो कि 2005 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, वो बात कर रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम की। और 173 जो लिखा था अभिषेक आपने, तो 173 में कौन किसे फॉरवर्ड कर रहा है? सेक्शन 173 में द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो किस सेक्शन में है? सो द मेडिकल प्रैक्टिशनर विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट एज पर सेक्शन 164A सबसेक्शन 6 एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। आई होप सबको ये बात क्लियर समझ में आ पाई होगी, है ना। और अब इसका लास्ट सबसेक्शन देख लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज rendering lawful any examination without the consent of the woman of any person competent to give such consent on her behalf। okay? तो अगर किसी अदर प्रोविज़न में कहीं पे ऐसा लिखा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी, तो इस सेक्शन में लिखा हुआ कोई भी प्रोविज़न फिर उस लॉफुल एग्जामिनेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेगा। ये बात सबसेक्शन 7 में लिखी है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट of the woman or of any person competent to give such competent consent of on her behalf. Explanation is there. For the purposes of this section, examination and registered medical practitioner shall have the same meanings as in section 53। तो section 53 में जो हमने इनका मीनिंग पढ़ा था वही यहाँ पे लिया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन से मीनिंग एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से क्वेश्चन को सुन के और चैट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर देंगे। मेरा क्वेश्चन है,
सेक्शन 164A, सेक्शन 164A में क्या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना कंपलसरी है? यस और नो? आई रिपीट, सेक्शन 164A में जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है, क्या उसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना कंपलसरी है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन. You just have to answer me yes or no. So 3 persons, Abhishek, Neha, Richa and Moini, everybody has mentioned it no, because साफ साफ लिखा था सबसेक्शन 1 में प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डॉक्टर को ही देनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही देनी है. लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो एनी अदर मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्ड भी लिखा था. तो एनी अदर आते का मतलब है जो प्राइवेट अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसी राइट दे सकेंगे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन उनसे भी एग्जामिनेशन किया जा सकेगा अगर नियर बाय में हमारे पास में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं अवेलेबल है तो. ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 164 एंड सेक्शन 164A ऑफ CRPC 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974. किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है इस सेक्शन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके आगे का सेक्शन 165 से हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. मेरी कोशिश रहेगी कि कल भी 5 बजे एक क्लास हो जिसे हमने जो जैसा शॉर्ट में सेक्शंस और उनके हेडिंग्स याद करने से रिलेटेड लिया था, बिल्कुल इसी तरीके से 5 बजे आधा घंटे की एक क्लास वो स्पेशल क्लास हो, और बाकी हमारा रेगुलर 10 बजे की जो एक क्लास है जो कि डिटेल में हम सेक्शंस को रीड करते हैं ये तो रहेगी. मैं टेलीग्राम ग्रुप में डिटेल्स शेड्यूल आपको स्पेसिफाई कर दूंगा. आज जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हो तो आप अपने चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए.